प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विषय में जानकारी ग्रहण करेंगे और जितना तरह का वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस चैप्टर से जुड़ा हो सकता है सभी प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे और आंसर जो भी आंसर सीखेंगे वो कारण सहित सीखेंगे कि यही आंसर है तो क्यों है और यह नहीं है तो क्यों नहीं है। आइए देखें जरा। पहला जो प्रश्न है आज का वस्तुनिष्ठ प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। ध्यान देंगे, यानी पहले के जमाने में जब तकनीक का अभाव था तो किस प्रकार से कौन सी विधि अपना करके जल संचयन का काम होता था, जल को स्टोर करने का काम किया जाता था, तो वह विधि कौन कौन सा है और कौन नहीं है। तो इरिस है, कट्टा है, कुल है, ये हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाकों में इस तरह से इसके द्वारा किया जाता था, है ना। और डगबेल ये नहीं है, ये है भूमिगत जल पहुंचाने के लिए, भूमिगत जल को पुनर्पूर्ति करने के लिए डगबेल के द्वारा किया जाता है पुनर्पूर्ति। दूसरा है कि वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है। तो बोरवेल का प्रयोग होता है, क्योंकि भूमिगत जल हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भूमिगत जल नीचे बनता नहीं है, इसलिए हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम भूमिगत जल को की पुनर्पूर्ति करते रहें, चाहे वो सोख्ता के माध्यम से हो, बोरवेल के माध्यम से हो, डगबेल के माध्यम से। ये दोनों तरह से भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए वर्षा जल को ये बोरवेल और डगबेल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आंसर होगा क और ख दोनों। ट्यूबवेल से पानी भूमिगत जल को बाहर निकाला जाता है, न कि पहुंचाया जाता है। अब आइए कि बिहार में जल संचयन की प्राचीन विधि को किस नाम से जाना जाता है। कुल्ल जो है वो हिमाचल प्रदेश में अपनाया जाता था, ये भी अलग अलग राज्यों का है, लेकिन अपने बिहार में जल संचयन की जो प्राचीन विधि है वो आहरा है। आहरा के माध्यम से आहरा नीचे जो है बांध दिया जाता है और वर्षा जल उसमें जाकर के जमा हो जाता है और बांध के निचले इलाके, आहरा के निचले इलाके का पटवन आराम से इससे किया जाता है बिना खर्च का। आगे है कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो बायोगैस नहीं है, कोयला जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है, बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्योंकि बायोगैस के विषय में हम लोग जान चुके हैं कि बायोगैस का जो निर्माण होता है वो जो है मवेशी का मल और मूत्र, सब्जी का या घरेलू कचरा, अवशिष्ट पदार्थ से किया जाता है। अगला है कि कोयला एवं पेट्रोलियम, एक एक प्रश्न को बारीकी से हम लोग देखेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए कि कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो कोयला एवं पेट्रोलियम में जो है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, है ना, तो इनमें से सभी होगा, है ना। अब आइए कि पवन चक्की का उपयोग निम्नलिखित में किसके लिए नहीं किया जाता है। तो पवन चक्की यानी पवन ऊर्जा जो हम लोग प्राप्त करते हैं उससे अनाज पिसाई में इसका उपयोग किया जाता है, जल पंप चलाने में किया जाता है, विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है, वाहन चलाने में इसका उपयोग नहीं करते हैं। यही इसका आंसर होगा, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है, निगेटिव प्रश्न है, इस पर भी ध्यान रखेंगे। आगे है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है ना, यानी गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि सौर ऊर्जा
है गैर परंपरागत स्रोत, बायोगैस भी है, पवन ऊर्जा भी है। तो पेट्रोलियम जो है वो गैर परंपरागत स्रोत नहीं, परंपरागत स्रोत है। कौन सा? पेट्रोलियम, कोयला, डीजल, जो भी जीवाश्म ईंधन है वो सब परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं। और गैर परंपरागत, परंपरागत क्या हुआ? जो शुरुआत से चलते आ रहा था, लकड़ी, गोईठा, पुआल, उपला, ये सब जो है वो परंपरागत स्रोत हैं। लेकिन गैर परंपरागत स्रोत जो बाद में खोजा गया, जैसे सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा, ये सब गैर परंपरागत स्रोत हैं। और नहीं में आपका आंसर होगा पेट्रोलियम। आगे आइए, अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक नहीं है, मुख्य घटक है। हम लोग पढ़े हैं, सीख चुके हैं कि बायोगैस किसका किसका बना होता है। मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और हाइड्रोजन। लेकिन इसका जो मुख्य घटक है, ज्यादा मात्रा में जो होता है, वो मेथेन है। इसलिए जवाब होगा मेथेन। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में किसकी मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है ना? तो सोलर सेल, यही सोलर सेल है जो सूर्य की विपाशित किरणों को क्या किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है सोलर सेल। सौर जल उष्मक इसके द्वारा काम करके जल को गर्म करता है। सौर कुकर भी भोजन बनाने में काम आता है ना? सौर पैनल से चालित जल पंप, ये सब का सब इससे काम करता है। जबकि सोलर सेल क्या करता है? सोलर सेल या सौर सेल कहते हैं, जो छत पर रखते हैं, धूप में रखते हैं, वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। आगे है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? कोई भी, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, कोई भी बांध है, कोई भी बांध परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, उसका क्या होता है? उससे बांधने का या बनाने का या निर्माण करने का उद्देश्य क्या होता है? सिंचाई करना, है ना? उसके बाद जल आपूर्ति हो जाए, इसके बाद बिजली उत्पादन हो जाए, चूंकि बहुउद्देशीय परियोजना होता है। जवाब होगा इनमें से सभी। बिजली उत्पादन का भी काम होता है, भूमि सिंचाई के भी उद्देश्य था टिहरी बांध परियोजना या कोई भी परियोजना, और जल आपूर्ति भी इससे किया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, अगला जो प्रश्न है वो है कि वाहनों की भारी संख्या और यातायात वाले कुछ शहरों में किस गैस का स्तर में अधिक वृद्धि पाई गई है? देखिए, वाहन के चलने से विषैले और हानिकारक गैसें निकलती है, और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब होता है। लेकिन यहां सवाल है कि कुछ शहरों में किस गैस के स्तर में अधिक वृद्धि हुई है? तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2, है ना? ये गैस जो है, इसकी मात्रा अधिक पाई गई। अब है हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई के लिए एक स्थानीय व्यवस्था है, इसको क्या कहते हैं? तो कुल्ल कहते हैं। कुल्ल के द्वारा क्या किया जाता था कि पहाड़ी क्षेत्रों में नाली के माध्यम से जल को एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाया जाता था, और आपस में एक समझौता किया जाता था कि जिनका गांव सबसे ज्यादा दूर होगा, पानी सबसे पहले उनको उपलब्ध कराया जाएगा। हर गांव से 2 से 3 व्यक्ति इसमें नियुक्त होते थे, है ना? और उनको इन लोगों ने क्या करता था? सब मिल करके वेतन भी दिया जाता था। तो कुल क्या हम लोग समझ लिए? एक तरह से कि एक नाला बना दिया जाता था पहाड़ी क्षेत्रों में, चूंकि जल का वहां कमी होता है, जल का अभाव होता है, तो वो जल स्रोत से नाली के माध्यम से 1 गांव, 2 गांव, 5 गांव तक पानी पहुंचाने का काम कुल्ल के द्वारा किया जाता था। अब अगला है कि निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? कहने का मतलब हुआ
वह संसाधन जिसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जो समाप्त नहीं हो सकता है। तो वैसे में देखिए, कोयला समाप्त हो सकता है, पेट्रोलियम समाप्त हो सकता है, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है। ये तुरंत हम लोग इसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। लेकिन जंगल वन ये जो है, ये समाप्त अगर हो जाएगा तो हम फिर से इसको वृक्षारोपण के माध्यम से जंगल लगा सकते हैं। इसलिए ये नवीकरणीय संसाधन है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन ही किसको कहते हैं? वे संसाधन जो पुनः प्राप्त किया जा सकता है ना, जो समाप्त नहीं होता है। तो ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और नवीकरणीय संसाधन वन है, जंगल है। इसमें से चारों विकल्प में से ये जवाब सही वन होगा। चलिए आगे देखते हैं कि वनों में पेड़ों से गिरने वाले पत्ते मिट्टी में सड़कर ह्यूमस उत्पन्न करते हैं, है ना, जिसमें मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होती है? बढ़ती है ना। ये कार्बनिक खेती कहिए इसको, प्राकृतिक उर्वरक बन जाता है। कौन? पेड़ पौधे से जो पत्ती नीचे जमीन में गिरता है और मिट्टी में मिल करके सड़ गल जाता है, ये ह्यूमस बन जाता है। और ह्यूमस मिट्टी की उर्वरा शक्ति को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है, फर्टिलिटी को बढ़ाता है, जिससे फसल उत्पादन अधिक होता है। अगला है कि वन कटाई से, वनों को काट देने से हरे पत्तों द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? वन जब काट दिए, वृक्ष काट दिए, जंगल साफ कर दिए, तो जो CO2 वो ले करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो लगाता है और उसके बदले हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देता है और वह अपना भोजन भी बना लेता है ना। तो जब वन नहीं रहेगा तो CO2 के अवशोषण की क्षमता क्या होगी? घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। इसलिए कभी जंगल नहीं काटना चाहिए, वृक्ष नहीं काटना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए। ताकि क्या होगा? CO2 का अवशोषण जारी रहेगा और हमें O2 यानी ऑक्सीजन मिलता रहेगा, जो प्राणवायु है। आगे है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पॉलीथीन थैलियों के बदले किस प्रकार के थैले इस्तेमाल किए जाने चाहिए। हम लोग जानते हैं कि पॉलीथीन जो है वो समाप्त नहीं होता है, उसका रूपांतरण नहीं होता है, ना सड़ता है, ना गलता है ना। उसको हम लोग, वो अपने आप नष्ट नहीं होता है और उसके रहने से मृदा प्रदूषण होता है, जलाने से वायु प्रदूषण होता है। इसलिए हमें एक सावधानी बरतनी होगी कि पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन की थैली, प्लास्टिक का बैग का कम से कम इस्तेमाल करें। और उसके जगह पर कौन सा इस्तेमाल करें? थैली, क्योंकि हमारा उपयोग भी हो जाए, काम भी हो जाए। तो जूट से बना थैला का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो अपने से सड़गल जाता है। कागज से बना थैला ये भी अपने से सड़गल जाता है। और कपड़ा से बना थैला ये भी माने जो है स्वतः जो है वो नष्ट हो जाता है। और पॉलीथीन स्वतः नष्ट नहीं होता है। सही जवाब होगा इनमें सभी प्रकार के थैले का हम पॉलीथीन की थैलियों के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? पर्यावरण हमारा शुद्ध रहेगा, है ना, सही रहेगा, प्रदूषण रहित रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है कि उत्सर्जन संबंधी मानदंडों को लागू करने से वायु की गुणवत्ता क्या होती है? देखिए, उत्सर्जन संबंधी मानदंड है क्या? बड़े बड़े नगरों में बहुत सारा मोटर गाड़ी चलती है, मोटर वाहन चलता है, जिससे जहरीली गैसें निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इससे रिलेटेड जो जहरीली गैसें हैं वो मुक्त होती है। ग्रीन हाउस गैसें
की मात्रा में वृद्धि होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है। और इससे बचाने के लिए एक मानदंड यूरोपीय देशों में बनाया गया था, यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, है ना। तो उस मानदंड तय करने से क्या हुआ कि वायु की गुणवत्ता क्या होती है, बढ़ती है। वायु में जो गुण में जो कहिए कमी आ गया, ह्रास आ गया, यानी उसका जो एयर इंडेक्स जो है, जिसमें पॉल्यूटेंट्स जो है, प्रदूषक बढ़ गया मात्रा, उसमें कमी आती है और वायु की गुणवत्ता बढ़ती है। निम्नलिखित में किसका पुनर्चालन संभव है? पुनर्चालन का मतलब होता है रिसाइकलिंग, रिसाइकल। हम लोग पढ़े थे 3R यानी रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। इसके माध्यम से अवशिष्ट का प्रबंधन होता है। तो पुनर्चालन, रिसाइकल इसमें से किसका हो सकता है? रसोई घर के नम कचरे हो सकता है, कांच का हो सकता है, कागज का हो सकता है, प्लास्टिक का जो है वो नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक को हम लोग दूसरे रूप में नहीं बदल सकते, ना वो सड़ता है, ना गलता है, ना नष्ट होता है। अगला है, जल अधिक प्रदूषित माना जाता है कब? जब मल के कोलिफॉर्म सूक्ष्म जीवों की संख्या जल में क्या होता है, बढ़ती है। देखिए, जल के शुद्धता का जो मानक है वो तय किया गया मल के जो मल में होता है कोलिफॉर्म सूक्ष्मजीव। अगर इसकी संख्या बढ़ जाती है तो अधिक जल प्रदूषित माना जाता है, अगर कम रहता है तो कम प्रदूषित माना जाता है। जैसे गंगा जल की ही बात करें या कोई भी नदी जल की बात करें, तो उसमें पीने के लिए 100 ml जल में जो है वो 0% एक तरह से कहिए होना चाहिए कोलिफॉर्म सूक्ष्मजीव, तब वो पीने लायक है। नहाने के लिए या कपड़ा धोने के लिए 100 ml में 200 से कम होना चाहिए क्या, कोलिफॉर्म सूक्ष्मजीवों की संख्या। प्रतिशत नहीं, सिर्फ संख्या है। कोलिफॉर्म सूक्ष्मजीवों की संख्या, ये नहाने और धोने के लिए, नहाने और धोने के लिए, और ये है पीने के लिए। किसके लिए? तो पीने के लिए 100 ml जल में अगर 0 है कोलिफॉर्म की संख्या, मल माने क्या होता है भाई, खाना, और उसमें कोलिफॉर्म सूक्ष्मजीव होता है, अगर वो 0 है तो पीने लायक है। आज यही समस्या उत्पन्न हो गई है कि जो है सारा नदी का जल शुद्ध करने का कार्यक्रम सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। नमामि गंगे या फिर गंगा जल को भी शुद्ध करने की जो बात हो रही है, 1986 में ही ये प्रोजेक्ट बना जिस पर अभी काम हो रहा है, ताकि हमें शुद्ध जल मिल पाए। जल ही जीवन है। आइए फिर से एक प्रश्न को देखते हैं कि जल अधिक प्रदूषित माना जाता है कब? जब मल के कोलिफॉर्म सूक्ष्मजीवों की संख्या जल में क्या होती है, बढ़ती है। अधिक अगर हो जाएगा तो प्रदूषित अधिक माना जाएगा, कम होगा तो कम माना जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन निम्नलिखित में से किससे होता है? जीवाश्म ईंधन से। ग्रीन हाउस गैस का सबसे जो प्रमुख उदाहरण है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 है। और CO2 जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, किरोसिन, ये जलाने से अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है और वायु प्रदूषण को क्या करता है, फैलाता है, वायु को प्रदूषित करता है। इसलिए हमें जीवाश्म ईंधन, परंपरागत ईंधन, परंपरागत ऊर्जा स्रोत को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। लकड़ी है, पुआल है, गोईठा है, ये सब को जलाने से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसें अधिक निकलती है, जिससे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, और उससे वैश्विक ताप में वृद्धि हो रही है। ठीक है ना। इसलिए हमें जीवाश्म ईंधन का कम से कम उपयोग करना चाहिए। हमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस जैसे ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे आइए,
अगला है कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है, जिस पर अभी हमने चर्चा किया। रिड्यूस, 3R, कमी, पुनर्चालन, रिसाइकल, पुनर्उपयोग, रीयूज, यानी इनमें से सभी। अब जब हम लोग कोई भी संसाधन के उपयोग में कमी लाएंगे, रिसाइकल करेंगे, पुनर्चालन करेंगे और उसका पुनः उपयोग करेंगे, है ना, तब अपशिष्ट प्रबंधन होगा। आगे आइए कि गंगा कार्यान्वयन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है ना। तो गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की ये योजना है, ये आपका सही जवाब होगा, है ना। चूंकि गंगा का जल प्रदूषित हो गया है, यूज करने लायक नहीं है। अगर उसमें गंगा के जल में मल के कोली फॉर्म की जब संख्या, सूक्ष्मजीव की संख्या देखेंगे तो कहीं कहीं 500 से भी अधिक हो गया, जो यूज करने लायक नहीं है। भले हम लोग सोचते हैं कि ये गंगा जल है, पवित्र है, लेकिन वो आज की तिथि में बिल्कुल अपवित्र हो गया है। कारण हम लोग उसमें मल त्याग कर देते हैं, मवेशियों को स्नान करवा देते हैं, मरे हुए मवेशियों को फेंक देते हैं। गंगा में क्या है, अस्थि प्रवाह का, जब लोग, हमारे पूर्वज या हमारे परिवार से कोई लोग जब उनकी मृत्यु होती है तो उनका अस्थि कलश जाके गंगा में प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या हो रहा है, गंगा दूषित हो रहा है। और ये प्रथा को समाप्त करना होगा, इससे हमें बचने की आवश्यकता है। इसलिए गंगा कार्यान्वयन योजना जो चल रहा है, नमामि गंगे जो चल रहा है, गंगा के जल को शुद्ध करने के लिए, है ना, ये कि गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की योजना है कि किस प्रकार से गंगा जल को पवित्र बनाया जाए जैसे पहले था। आगे है कि गंगा में प्रदूषण के कारण क्या क्या है, गंगा जल क्यों प्रदूषित हो रहा है। तो शहर की नालियों से गंदे मलजल का उसमें प्रवाह हो रहा है, सही बात है। मृत जंतुओं की लाशों को का बहाव एवं अस्थि विसर्जन, जिस पर अभी हमने चर्चा कर रहा था, इसके कारण से भी हो रहा है। कल कारखानों से निकलने वाले हानिकारक रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन कहां किया जा रहा है, तो गंगा जल में किया जा रहा है। और इन सभी कारणों से गंगा में प्रदूषण फैल रहा है, गंगा का जल प्रदूषित हो रहा है। इसलिए जवाब होगा उपर्युक्त सभी। आगे आइए, अगला जो प्रश्न है कि बांध बनाने का क्या कारण है, बांध क्यों बनाया जाता है। तो बांध बनाने का मुख्य कारण है पीने का जल उपलब्ध कराना, नहीं, ये गलत है। बिजली उत्पन्न करना, ये सही है। वर्षा जल के बहाव को रोकना, ये गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। यानी सही जवाब होगा बिजली उत्पन्न करने के लिए बांध का निर्माण किया जाता है। वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है, क्योंकि वर्षा जल ही जीवन है, जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जल के बिना हम नहीं रह सकते हैं। सुबह से शाम तक जल का ही उपयोग हम लोग करते हैं, चाहे वो शौच क्रिया में करें, नहाने में करें, कपड़ा धोने में करें, बर्तन धोने में करें या फिर पीने में करें, हर जगह जल का हम लोग उपयोग करते हैं। इसलिए जल का संचयन भी करना बहुत जरूरी है, जल का संरक्षण करना भी जरूरी है। तो वर्षा जल का संचयन कहलाता है जल संचयन। क्या कहलाता है, जल संचयन। अब है यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। इस पर जरा हम लोग बात करते हैं। यूरोप के देशों में वाहनों के द्वारा जो अत्यधिक संख्या में वाहनें चलाई जाती है, उनसे हानिकारक और विषैली गैसें निकलती है, जिससे हमारा वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषित होते जा रही है। इसके लिए यूरोप के देशों में एक मानदंड तय किया गया था और वह मानदंड कहलाया था यूरो 1, यूरो 2, है ना, यूरो 1, 2, 3, 4। और इसके द्वारा यह तय किया गया था कि ये गाड़ियां चलेगी, ये गाड़ियां नहीं चलेगी, लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया था, एक मानदंड तय किया गया था।
तो उसी मानदंड में से एक यूरो 2 मानदंड भी है जो यूरोपीय देशों में लगाया गया था वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। कोई भी सवाल का जवाब इन डिटेल जानिए, कारण सहित जानिए। आगे है कि वनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है। जंगल का क्षेत्रफल कैसे बढ़ाइएगा आप, जरा सा विचार कीजिए। जंगल को कैसे बढ़ा सकते हैं? वनों का इस्तेमाल नहीं करके। ऐसा संभव है? हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारा जरूरत है। बाढ़ रोककर, बाढ़ से इसको कोई लेने देना नहीं है। पेड़ काट कर तो और घटेगा ही। तो क्या होगा जवाब? पेड़ लगाकर, ये जवाब सही होगा। वनों का क्षेत्रफल कब बढ़ाया जा सकता है? तो पेड़ लगा करके। अब आइए, बिश्नोई आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? है ना, बिश्नोई आंदोलन अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में आज से 3 दशक पूर्व राजस्थान में खेजरी ग्राम में किया गया था। चूंकि बिश्नोई समाज नहीं चाहता था कि जंगल काटा जाए, वृक्ष काटा जाए, और अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में खेजरी ग्राम की महिलाएं क्या हुआ, वृक्ष में लिपट करके, वृक्ष को अपने आगोश में लेकर के वृक्ष की रक्षा करने की ठानी। लेकिन स्थानीय ठेकेदारों के द्वारा पीट पीट करके महिलाओं की हत्या कर दी गई, और उसी के नाम पर बाद में जो उत्तराखंड में टेहरी गढ़वाल जिले में इस तरह का जो आंदोलन किया गया, चिपको आंदोलन, इसी के नाम पर वृक्षों को जो बचाने का आंदोलन चलाया गया, उसका नाम चिपको आंदोलन रखा गया। और इसमें बिश्नोई समाज का, खास करके अमृता देवी बिश्नोई का बहुत बड़ा योगदान रहा, वृक्षों को बचाने के लिए, जंगलों की कटाई को रोकने के लिए, और समाज में सरकार को जागरूक करने के लिए। निम्नांकित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? बिजली उत्पादन हम लकड़ी से नहीं कर सकते, मिट्टी से नहीं कर सकते हैं, पत्थर से भी नहीं कर सकते हैं। तब पवन चक्की के द्वारा, पवन का हवा से हम लोग बिजली बना सकते हैं और बनाते भी हैं, जिसका उपयोग अन्न पिसाई करने में होता है, जल पंप चलाने में किया जाता है, बल्ब जलाने में किया जाता है ना। आगे देखते हैं, आइए, कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अमृता देवी बिश्नोई या फिर सुंदरलाल बहुगुणा आदि समाज सेवियों के द्वारा चिपको आंदोलन किया गया। किस लिए? तो वन कटाई को रोकने के लिए, वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए, है ना। कोयला तथा पेट्रोलियम है, कई एक बार चर्चा अभी हमने किया कि ये जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, और इससे ग्रीन हाउस गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। आगे है कि बड़े बड़े बांधों से होता है। क्या होता है बड़े बड़े बांधों से? कौन सा काम होता है? तो देखते हैं हम लोग कि गरीबी होता है, सूखा पड़ता है, तो वनों का विकास होता है? नहीं। क्या होता है? सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता होती है, इसलिए आंसर ये होगा। क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था? आइए देखते हैं पहले कि क्योटो प्रोटोकॉल है क्या। 1997 ईस्वी में, कब किया गया था? 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो शहर में, जापान के क्योटो शहर में एक सम्मेलन बुलाया गया था,
जिसमें विश्व के 141 देशों ने भाग लिया। कितना देशों ने भाग लिया? 141 देशों ने। और उसमें यह निर्णय लिया गया कि हमें ऐसा करना है जिससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसें का उत्सर्जन कम से कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन कम हो, ताकि जो प्रदूषण वायु जो प्रदूषित हो गई है उससे हमें रोक लगाना होगा, बने उसका जो है बचाव करना होगा। और जो वायु की गुणवत्ता, वायु की जो क्वालिटी 1990 या उससे पहले का था पूरी दुनिया में, वो लाना होगा। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो जाने से वैश्विक ताप में वृद्धि होती है। अगर वैश्विक ताप में वृद्धि हो जाएगी तो फिर हम लोगों का जीवन संभव नहीं है जीना, यानी संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इससे बचाव के लिए है ना क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया और ये CO2 गैस जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इसके उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था। अगला है कि सिंचाई के लिए पौधों के ठीक जड़ के समीप जल पहुंचाने की विधि। देखिए, सिंचाई करते हैं तो उसमें भी जल बहुत ज्यादा मात्रा में खर्च हो जाता है। तो जल को बचाने के लिए ऐसी विधि है जो सीधे जल कहां चले जाए, तो पौधों के जड़ के समीप चले जाए। वह विधि कहलाती है टपकन सिंचाई। क्या कहलाती है? टपकन सिंचाई। आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है वह है कि इनमें कौन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में कमी लाइए, सही बात है। कोयला और पेट्रोलियम का कम से कम उपयोग कीजिए। वन रोपण कीजिए, हाँ कीजिए। वृक्षारोपण से क्या होगा? CO2 गैस कन्वर्ट कर दिया जाएगा ऑक्सीजन में। हानिकारक कीटनाशकों का सीमित उपयोग कीजिए, सही बात है। इससे भी क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषित होता है। यानी कहने का मतलब इनमें से सभी आंसर होगा। निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? अधिक हरे पौधे का उगना, इससे नहीं बिगड़ेगा, इससे बनेगा। वन रोपण करने से भी क्या होगा? सही होगा। जैव विविधता से भी पर्यावरण में संतुलन नहीं होगा, है ना। यानी बढ़ती मानव जनसंख्या, इसी से पर्यावरण में संतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी। यानी आंसर होगा बढ़ती मानव जनसंख्या। जब मनुष्यों की संख्या में वृद्धि होगी तो ये क्या करेगा? इसको भोजन चाहिए, जंगल को काट करके जमीन बना देगा। ईंधन चाहिए, जंगल को नष्ट करेगा। श्वास लेगा ऑक्सीजन और छोड़ देगा CO2, तो इसको ऑक्सीजन भी चाहिए। इसलिए बढ़ती मानव जनसंख्या के द्वारा पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल करना चाहिए। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। कोयला देखिए परंपरागत है, डीजल भी परंपरागत है, यानी ये गैर परंपरागत नहीं है। पेट्रोल भी क्या है? ये परंपरागत है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में पवन ऊर्जा है। कौन सा है? पवन ऊर्जा है। इस प्रकार से हम लोग इस छठा और अंतिम चैप्टर का सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोगों ने सीखा। जितना तरह का इसमें प्रश्न हो सकता था कारण सहित। और इस प्रकार से आज इस क्लास के साथ ही पूरा रसायन शास्त्र समाप्त हो गया है। अब हम लोग अगले क्लास से, अगले दिन से जीव विज्ञान की तैयारी करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।